नमस्कार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे उस फाइनल के बारे में जो कि रविवार को जाने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का ये फाइनल और ये पहला मौका है जब एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा। लेकिन शुक्रवार को भी एक बहुत ही रोचक मुकाबला हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में और सुपर ओवर में इस मैच का निर्णय हुआ है। और एशिया कप भारत के प्रदर्शन को लेकर और साथ ही साथ भारत पाकिस्तान का जो कल मैच होना है, तीसरा मौका होगा एशिया कप में जब भारत पाकिस्तान आपस में भिड़ेंगे। और भारत श्रीलंका के मैच में किस तरीके के नतीजे हमने देखे, जो रोचक मुकाबला हुआ, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शेखर, जो कि लगातार स्पोर्ट्स कवर करते हैं और स्पोर्ट्स के खेल की खबरों पर उनकी नजर पैनी नजर रहती है और उन्हीं से जानते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं। तो शेखर, सबसे पहले शुरू करते हैं कल के मैच के बारे में। सुपर ओवर में ये निर्णय हुआ, थोड़ा इस मैच के बारे में बताइए। कैसे इतना रोचक मुकाबला कैसे रहा ये? बिल्कुल। जैसे कि एक कयास लगाए जा रहे थे कि एक तरफा मुकाबला होगा, क्योंकि भारत जिस तरह से नाबाद चल रहा था अपने पूरे, चाहे लीग स्टेज के मैचेस हो या फिर सुपर फोर के मुकाबले हो। वहीं श्रीलंका ने स्टेज लेग में तो बहुत अच्छा किया था, सारे मुकाबले जीते थे, लेकिन वो सुपर फोर में अपने दोनों मुकाबले बांग्लादेश और अफगानिस्तान, सॉरी, पाकिस्तान से हार गया था। लेकिन कल जिस तरह से श्रीलंका ने गेम खेला, वाटा गेम, मैं तो बिल्कुल भौचक्का रह गया था। पहली दफा दो तीन चीजें इस टूर्नामेंट में देखी गई। पहली बार 200 से ज्यादा का आंकड़ा बना, पहली बार किसी खिलाड़ी ने सेंचुरी मारी, और पहली बार किसी खिलाड़ी के 50 से ज्यादा बाउंड्रीज हुए। और इतना ही नहीं, दूसरी टीम ने भी पूरा चेज करा, टाई हुआ मैच, सुपर ओवर हुआ। मतलब स्टार्टिंग से देखने लायक था पूरा मैच, जिसके बारे में अगर एक एक बॉल करके भी की जाए तो उसके बारे में कहना गलत नहीं होगा। इतना बेहतरीन मुकाबला हालिया दिनों में देखने को नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि ये सुपर फोर का आखिरी स्टेज मुकाबला नहीं, बल्कि फाइनल का मुकाबला है। इस तरह से दोनों टीमें खेल रही थी। लेकिन जिस तरह से भारत ने पहले आके अपना टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने की कोशिश की, जो भारत के अभी फिलहाल स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जो अपनी बल्लेबाजी से जो धमाका कर रहे हैं, कल भी उन्होंने बिल्कुल धमाका किया। 31 गेंदों में 61 रन, 200 रनों का स्ट्राइक उन्होंने दिया। वो पता नहीं क्या इस बार खाके आए हैं, जो वो शुरू के मैचों में से लगातार उनके जो बल्ला है वो आग उगल रहा है। कल भी उन्होंने आग उगला, और हालांकि उनका साथ शुभमन गिल ज्यादा देर तक नहीं दे पाए, जल्दी आउट हो गए। खुद कॉटन बॉल्ड आउट हो गए वो जल्दी। उसके बाद हालांकि उनका साथ देने के लिए उसके बाद तिलक वर्मा ने अच्छी पारी खेली, उनके साथ साथ निभाया। 49 रन की। उसके बाद अभिषेक शर्मा एक लंबा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर आउट हो गए, छक्का मारने के चक्कर में। हल्का सा अगर गेंद बल्ले के बीच में आती तो जरूरी वो छक्का हो सकती, थोड़ा सा भारी किनारा लगा, जिस वजह से वो सीधे फील्डर के हाथ में चले गई। उसके बाद फिर जब संजू सैमसन आए, सॉरी, सूर्य कुमार यादव आए। सूर्य कुमार यादव पता नहीं, उनका जो सिर्फ एक पहले मैच में वो एक अच्छा थोड़ा सा स्कोर वो खड़े कर पाए। उसके बाद लगातार एक मैच में तो वो अब ओमान के खिलाफ वो 11th डाउन उतर ही नहीं पाए, वो 11वें नंबर पे थे वो। तो कल वो फर्स्ट डाउन आए, और फर्स्ट डाउन आने के बाद महज 12 रन बनाकर वो आउट हो गए। हालांकि उसके बाद आज पहली बार संजू सैमसन को भेजा गया। संजू सैमसन वैसे मिडिल ऑर्डर में भेजने वाले खिलाड़ी नहीं, वो ओपनिंग बैट्समैन है, उनको देर में भेजना समझ में नहीं आता, लेकिन उन्होंने अपने हाफ सेंचुरी की परवाह करे बिना उन्होंने जो 39 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिससे जो मुकाबला है वो काफी आगे पहुंच गया। और भारत का एक समय ऐसा लग रहा था कि जो 175 या 180 रन के आसपास बन पाएगा, वो 202 रन का आंकड़ा जो छू पाया भारत।
और इस तरह का मुकाबला नहीं हुआ। फिर उसके बाद श्रीलंका उतरी और श्रीलंका ने भी बिल्कुल जिस तरह से कहा नहीं जा सकता मनीष जी कि उन्होंने जो निशांका थे, निशांका ने पहला शतक जड़ा इस टूर्नामेंट का। नाबा सॉरी 102 रन बनाए उन्होंने, काफी उन्होंने 7 चौके मारे, 6 छक्के मारे पूरे बाउंड्रीज में। उनका साथ बखूबी परेरा ने निभाया। हालांकि जब बल्लेबाजी करने के लिए श्रीलंका उठी थी तो हार्दिक पांड्या आए और हार्दिक पांड्या ने अपनी पहली बॉल पे जो मैंडिस थे उनको आउट कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि जो श्रीलंका की टीम है वो 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी, लेकिन उसके बाद जो निशांका और परेरा की जो जोड़ी बनी, उन्होंने 127 रनों की साझेदारी खेली, उसी की बिना पर 202 रन का आंकड़ा वो पहुंच पाए। जी तो शिखर, कल बुमराह नहीं थे और भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई हुई, क्योंकि भारत ने 202 रन का जो है लक्ष्य दिया श्रीलंका को। और कहीं ना कहीं बहुत उसके बाद जो है जिस तरीके का बैटिंग हमने देखा श्रीलंका की तरफ से, बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाजी जो है श्रीलंका ने किया। तो क्या बुमराह की कमी कल कहीं खल रही थी टीम को? जी जी बिल्कुल। कल गेंदबाजी में बिल्कुल एक्चुअली में जो हमारे कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम के सूर्य कुमार यादव ने कल उन्होंने शिवम दुबे और बुमराह दोनों को बाहर बैठा दिया था। शिवम दुबे मिडिल ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं और बुमराह तो फिर बुमराह ही है। कल बुमराह की कमी बहुत खली थी, खासकर जो डेथ ओवर में भी जो रन उतने बने और मिडिल ओवर में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये मिडिल ओवर है। जो 7 से 15 ओवर के बीच का जो मैच रहता है उसमें भी निशांका और परेरा इस तरह से शॉट्स खेल रहे थे बाउंड्री के चारों तरफ की, लग ही नहीं रहा था कि ये मिडिल ओवर का मैच है। स्पिनर्स के तौर पर कुलदीप यादव हालांकि बैक थ्रू करवा पाए वो तो बाद में थोड़े से जो निशांका और परेरा के आउट होने के बाद थोड़ा सा पारी लड़खड़ाई, वरना आराम से जीत जाते। हालांकि मिस कैच तो अच्छे लिए, लेकिन आखिरी जो ओवर में हर्षित राणा काफी जो महंगे साबित हुए थे मनीष जी, उनको आखिरी ओवर दिया गया क्योंकि कोई बॉलर ही नहीं था। हार्दिक पांड्या रिटायर्ड हर्ट हो गए थे और सिर्फ उनके पास अक्षर पटेल थे, उनके सारे बॉल हो गए थे। कुलदीप यादव के सारे उनका स्पेल हो गया था। हर्षित राणा के बचे थे, वो काफी महंगे साबित हुए थे, लेकिन एक बार से सूर्य कुमार यादव ने लास्ट में उन्हीं पे भरोसा जताया। ये कयास लगाए जा रहे थे कि किसको आखिरी बोल दिया जाएगा, क्योंकि एक ओवर में 15 रन के आसपास, 15-16 रन के आसपास चाहिए था, लेकिन उसके हालांकि बहुत अच्छी हर्षित राणा ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी लास्ट ओवर में और सिर्फ एक मैच चौवा दिया, लेकिन 2 मिस फील्ड हुई जिसके चक्कर में जहां पर को 1 रन लेना चाहिए था वहां पर को 2 और 3 रन लिए। इस वजह से श्रीलंका 202 रन बना पाई, तो यहाँ पर को सुपर ओवर हो पाया। जी तो शेखर, सुपर ओवर में शनाका का क्या मामला था, जो कि काफी कंट्रोवर्सी भी देखने को मिला? ये क्या पूरा मामला हुआ था? एक्चुअली में बिल्कुल मुझे भी समझ में नहीं आया कि थर्ड अंपायर ने इस तरह का क्या दिया। बिल्कुल अंपायर एक्चुअली में मुझे नहीं लग रहा वो भारत के पक्ष में गया विकेट जाता वो, लेकिन एक्चुअली में जब सनाका खेल रहे थे तो अर्शदीप को बॉल दिया गया था। अर्शदीप ने बॉलिंग फेंकी और वो बिल्कुल बल्ले पे नहीं लगी और सीधे संजू सैमसन के हाथों में गई। लेकिन उन्होंने क्या था कि उससे पहले भी एक आउट हो चुके थे, तो वो बिल्कुल कल रन मतलब बहुत सदी गेंदबाजी कर रहे थे कल अर्शदीप। वाइड यॉर्कर डाल लेते कि अगर बल्ले में लगेगा तो कैच आउट छूट गया तो फिर उसके हाथों में, तो वो बॉल छूटी और सीधे कीपर के हाथ में गई, संजू सैमसन के हाथों में। वो रन दौड़ने लगे, लेकिन संजू सैमसन ने बिना ग्लव्स खोले ग्लव्स से विकेट पे मारा और वो रन आउट हो गए। तो उसके रन आउट होने के बाद अर्शदीप ने अपील करी आउट की, तो अंपायर ने आउट दे दिया। हालांकि बाद में थर्ड अंपायर कुछ समझ ही नहीं पाए। सूर्य कुमार यादव वहां पर जाके थोड़ा अंपायर के साथ बहसबाजी भी हुई,
कि ये थर्ड अंपायर को कैसे चले गया। क्यों एक्चुअली में मामला ये था कि आउट तो सना का रन आउट हुए थे, लेकिन अंपायर ने उनको जो कॉटन बॉल होता है उसका उसके बिना पर आउट दे दिया था। तो वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग रही, हालांकि अगले ही बॉल में वो फिर सना का आउट ही हो गए, तो कोई बात नहीं थी। मैच 2 रन बना पाए अर्शदीप की बॉल जो बॉलिंग उन्होंने सदी हुई की। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आए। कल ऐसा लग रहा था कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल आएंगे, लेकिन कल वाइस कैप्टन और कैप्टन आए, और कैप्टन ने खुद वाइस कैप्टन को कहा कि तुम नॉन स्ट्राइक एंड से पर रहो, बल्लेबाजी मैं करूंगा। बस उन्होंने एक बस बॉल मारी, 3 रन लिए और बिल्कुल मैच जीत गए। जी तो क्योंकि फाइनल भारत पाकिस्तान के बीच कल होगा शेखर, लेकिन लगता है कि श्रीलंका की टीम कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा संतुलित, ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। एशिया कप में वैसे तो कई दूसरी टीमें भी थी, लेकिन भारत के साथ जिस तरीके का मुकाबला अभी तक, पाकिस्तान तो बहुत ठंडा उसका खेल रहा है। कहीं ना कहीं लगता है कि श्रीलंका बहुत ही मजबूती के साथ उभरी है इस पूरे एशिया कप में। बिल्कुल। मैं कल का जो मैच मैंने श्रीलंका का देखा, मुझे वो उस दौर की याद आ गई श्रीलंका की, जब सनत जयसूर्या, महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा, लसित मलिंगा जैसे इस तरह के होते थे और खिलाड़ी होते थे, और उनको आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता था और उनके बॉलरों को झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। कल श्रीलंका ने बड़ी सदी हुई, आप समझिए इस टूर्नामेंट का पहले 202 रन, 200 का रन का जो स्कोर बोर्ड में जब लग जाता है तो मॉरल वैसे ही डाउन हो जाता है। लग बिल्कुल नहीं रहा था कि बहुत पहुंच पाएगी, लेकिन जो बल्लेबाजी करी उन्होंने, अब उनके आपने जो पाकिस्तान से कंपेयर किया, बिल्कुल बेहतरीन कंपेयर है। आपने सही कहा, पाकिस्तान कहीं भी श्रीलंका के मुकाबले नहीं बैठ पा रही है। इसी यही वजह थी कि लीग स्टेज में श्रीलंका अपना कोई भी मैच नहीं आ रही। पता नहीं क्या हुआ, सुपर 4 में किस्मत का है, क्योंकि T20 का थोड़ा सा अपन को ये भी रहता है कि थोड़ा सा किस्मत का ज्यादा खेल भी होता है कि कब कौन सा बल्ला, क्योंकि उसमें ज्यादा सोचने और समझने का समय होता नहीं है। T20 में बल्लेबाज आता है, बल्ला घुमाता है, बॉलर आता है, उसको ये होता है कि या तो डॉट फेंके या फिर विकेट निकाल ले, ज्यादा सोचने और समय का वक्त नहीं होता। श्रीलंका के शायद अनफेवर में ये चीज गई, किस्मत के याप में बांग्लादेश से भी हार गई और सुपर 4 में पाकिस्तान से भी हार गई। हालांकि पाकिस्तान के मुकाबले बहुत बेहतरीन टीम है। मुझे ये लगता था कि जो फाइनल का मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच ही खेला जाना था, जिस तरह की श्रीलंका की टीम है, थोड़ी सी किस्मत साथ ना देने के कारण, हालांकि मुझे लग रहा है कि श्रीलंकाई क्रिकेट फैंस कल का जो मुकाबला भारत को ऐसी टक्कर दी, सुपर ओवर तक खींच के ले गए, और एक एक जो बॉल पे सांस अटकी रही दर्शकों की, वो मुझे लगता है कि क्रिकेट फैंस श्रीलंका के खुश होंगे अपनी टीम के परफॉर्मेंस को देखकर कल के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल शेखर, उनके फैंस तो खुश होंगे। और आपको बता दूं कि सनत जयसूर्या, जो कि खुद अपने आप में एक विस्फोटक बल्लेबाज थे, ओपनर थे श्रीलंका के, उन्होंने अपनी टीम के बारे में कहा कि ये टीम बहुत लंबी दूरी तक जाएगी, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी, और उन्होंने कहा कि बहुत ही शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो सनत जयसूर्या की तरफ से भी थम्स अप जो है अपनी टीम के लिए आया है, तो ये बड़ी बात है। लेकिन बात करते हैं शेखर कल के उस मुकाबले के बारे में जिसका इंतजार सभी को है। क्या लग रहा है भारत पाकिस्तान को लेकर? पाकिस्तान तो दोनों मैच अपनी हार गई जो लीग में खेला गया, और कल फाइनल का मुकाबला है, तो कल के मैच को लेकर क्या आपको लग रहा? बिल्कुल। भारत नॉकआउट है इस मैच में, अभी तक 6 मुकाबले जीत चुका है, कोई आसपास है नहीं। पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, थोड़ी सी बॉलिंग है वहां पर को हमारे अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी पूरी कर देते हैं। कल तो बुमराह भी होंगे, कल शिवम दुबे भी वापसी करेंगे, हमारे पास 2 ऑलराउंडर होंगे, हार्दिक पांड्या के तौर पर और शिवम दुबे के तौर पर। वही बुमराह लीडिंग करेंगे और हमारे हार्दिक पांड्या बहुत अच्छी स्पेल कर रहे हैं। कल वो रिटायर्ड हर्ड नहीं होते तो शायद आंकड़ा कुछ और ही गवाही क्या देता है हमारे आज के लिए। पांड्या फिट होंगे आपको लगता है? क्योंकि उनके फिटनेस को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं बिल्कुल। अब आज का है, आज शाम तक शायद पता चल जाएगा। हालांकि मुकाबला देर शाम ही शुरू होना है दुबई में भी, तो उनके पास समय तो है, आज शाम तक हो जाएगा। लेकिन हार्दिक पांड्या बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी कमी खलेगी अगर वो नहीं होता है। एक तुर्क का इक्का तरकश से सूर्य कुमार यादव के झड़ सकता है।
लेकिन अगर कल की मैच की बात की जाए तो भारत का जो पलड़ा है पाकिस्तान के खिलाफ काफी भारी दिखता है। ये इसे महामुकाबला कहा जा रहा है क्योंकि मनी जी आपको बता दूं कि 1984 में एशिया कप की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर आज तक कभी भी भारत और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में आमने सामने नहीं हुए थे। ये पहली दफा होगा 41 साल का जो एक तरह से कह सकते हैं रिकॉर्ड बनेगा कि पहली बार भारत और पाकिस्तान जो चिर प्रतिद्वंदी एक दूसरे के माने जाते हैं वो एक दूसरे के सामने होंगे और इसीलिए इसे महामुकाबला भी कहा जा रहा है। हालांकि तो ये T20 के फॉर्मेट में होगा पहली बार आमने सामने, क्योंकि 2015 से पहले तक सिर्फ वनडे मुकाबले खेले जाते थे। 2015 से इसमें T20 फॉर्मेट भी जोड़ा गया था। लेकिन 41 साल बाद का जो इंतजार था कि कब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे, वो आज कल के मुकाबले में दिखाई देगा और भारत का पलड़ा कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। अगर हार्दिक पांड्या बाहर जाएंगे तो कोई नहीं, बुमराह वापस आएंगे और शिवम दुबे हार्दिक पांड्या की कमी को पूरा कर सकते हैं। जी, एक एक बात जो शेखर, आईसीसी ने फैसला लिया, इस मैच के पहले 30% फाइन लगा दिया सूर्य कुमार यादव पे, जिस तरीके का अवार्ड सेरेमनी में उन्होंने बातें कही, इसको लेकर कहीं टीम के मनोबल पे कल जब वो पाकिस्तान के साथ खेलेगी, आपको कुछ लगता है इसका असर कुछ? नहीं, अगर देखिए अगर मैच से जुड़ा हुआ कुछ इंसिडेंट होता तो शायद हो सकता था कि सूर्य कुमार यादव को थोड़ी सी टेंशन होती कि जैसे होता नहीं कि ओवर रन जो स्लो ओवर के बिहाफ पे अगर आप पे जुर्माना लगता या किसी खिलाड़ी के कुछ फील्डिंग या किसी चीज को लेकर जुर्माना लगता तो हो सकता था थोड़ा सा बच बच के चलते। ये जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव ने जो अपनी जीत थी पाकिस्तान के खिलाफ, जो पहली जीत थी स्टेट लीग मुकाबले में, वो पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था उसको समर्पित की थी। तो उसके खिलाफ तो पीसीबी उसके लिए आईसीसी के पास गई थी, तो उसके बिहाफ पे जुर्माना लगाया गया है। इस पे मुझे लगता है कि मोरल हाई होगा क्योंकि देश के लिए अपना मैच समर्पित करने के लिए अगर जुर्माना भी लगता भी है तो कोई बात नहीं, क्या हो गया। लेकिन मैच को लेकर अगर थोड़ी सी अगर जुर्माना लगाया जाता तो होता। हालांकि हारिस रऊफ पर भी जुर्माना लगाया गया है, उनको भी आईसीसी ने हिदायत दी है क्योंकि आपने देखा होगा पिछले मुकाबले जब उन्होंने रन वगैरह बनाए थे तो अपना बल्ला उन्होंने एज अ बंदूक की तरह तान के थोड़ा सा गन शॉट मारने की कोशिश की थी। उसको लेकर बीसीसीआई ने काफी ऐतराज जताया था और उन पर भी लगाया गया है। हालांकि हार्दिक पांड्या ने जो हमारी जो टीम है सूर्य कुमार एंड कंपनी, इन्होंने कभी ऐसी हरकत फील्ड पर नहीं की। पाकिस्तान इस तरह भी बौखलाया हुआ था क्योंकि वो जो हाथ मिलाने वाला जो विवाद था, नहीं मिलाया करके हैंडशेक विवाद था, उससे भी थोड़ा सा वो उनको दिक्कत थी, तो उस चक्कर में वो चले गए। हालांकि आतंकी हमला भारत पे हुआ था, उन्होंने समर्पित कर दिया, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बड़ी बात है। तो कल का मैच जो है शेखर, क्योंकि ये तीसरा मुकाबला भारत पाकिस्तान, और भी फाइनल कल का है, चलिए 2 मैच तो लीग मैच थे, लेकिन कल मैच से ज्यादा कुछ दोनों देशों के बीच में देखने को मिलेगा। ये केवल मैच तक सीमित नहीं रहेगा और दोनों के हाई वोल्टेज जो हम देख रहे हैं, सूर्य कुमार यादव का जेस्चर, उधर पाकिस्तान की टीम का आपने राउफ का नाम लिया, एक और खिलाड़ी था जो बाउंड्री पे खड़ा था और उसने किस तरीके से ये दिखाने की कोशिश की पाकिस्तान के खिलाड़ी ने कि जो उसके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्लेम कर रहे हैं कि हमने भारत के जहाज गिरा दिए, तो वो इस तरीके से जेस्चर अपना कर रहा था। तो कल का मैच लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही तनाव और हाई वोल्टेज ड्रामा टाइप का नजर आएगा। आपको क्या लग रहा है? हालांकि मुझे नहीं लगता कि आईसीसी के जुर्माना लगाने के बाद खिलाड़ी इस तरह की हरकतें अब मैदान पे करेंगे। मैदान के बाद जीत के बाद कर ले वो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि अगर दोबारा देखने को मिल सकता है, क्या लगता है शिखर? देखने को मिल सकता है क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है कि खेल से ज्यादा वो भावनाओं में ज्यादा बह जाते हैं। ये आज के दौर की बात नहीं है, ये उस दौर की बात है जब 80s के दौर से ये चीज शुरू हो गई थी, क्योंकि जब से भारत और पाकिस्तान आजादी के बाद अलग अलग हुए तब से वो राइवलरी चल रही है, तो वो खेल के मैदान में मैं बताऊं आपको, मुझे 1992 का जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा था, तो किरण मोरे जब कीपिंग कर रहे थे वो मैच को बिल्कुल मैं देख रहा था, और जावेद मियादाद का जो जेस्चर है जो जंप करने वाला,
और आपको आकिब जावेद जो है और वकार यूनुस, उनकी जो बॉलिंग तो निश्चित बहुत अच्छा करते थे, लेकिन जिस तरीके की स्लेजिंग किया करते थे वो मुझे याद है। तो मुझे लगता है कल के मैच में भी जो है ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, स्लेजिंग और कमेंट्स से तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि दोनों टीमें बचेंगी। चाहे वो फिर वो पिच के आसपास का माहौल हो या बाउंड्री के आसपास का माहौल हो, पीछे से दर्शक भी कमेंट्स ही करेंगे। जहां एक तरफ मैदान पर जो 22 खिलाड़ी होंगे उनके आपस में तो तनातनी होगी, दर्शकों के बीच में भी देखने को मिल जाती है कभी ना बिल्कुल। कभी। एक एक जब बाउंड्री लगती है किसी की टीम से, तो दूसरे जो बल्लेबाजी कर रही थी उस टीम के जो खिलाड़ी है वो मायूस हो जाते हैं। और हालांकि लग नहीं, जब एशिया कप की शुरुआत हुई थी मनीष जी, लग नहीं रहा था कि मैच खत्म होते, जो टूर्नामेंट खत्म होते होते इस तरह का जो जोश है वो पैदा हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत में आपने देखा था कि भारत की पाकिस्तान के साथ जो मैच खेले जाने को लेकर बॉयकॉट की बातें आ रही थी, उससे काफी सीट्स भी खाली नजर आई थी। लेकिन मुझे लग रहा है कल खचाखच सीट भी भरी रहेंगी, और ओटीटी से लेकर जो टेलीविजन का, सोनी का जो है, वो सारा कुछ मुझे लग रहा है कि बिल्कुल पैक्ड रहने वाला है। क्योंकि ऐसा मुकाबला जो 41 साल बाद पहली बार एशिया कप में आमने सामने होगी, कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। लेकिन जो आपने कहा कि छीटाकसी, स्लेजिंग, ये वो बिल्कुल रहने वाला है। हो सकता है कि खासकर जब बॉलिंग, जो बॉलर होता है जब बॉलिंग करता है, जब रनिंग होती है ना, तो उस टाइम भी जब बॉलर होता है बीच में खड़ा हो जाता है, और आपस में जब टकराट होती है ना, उस टाइम भी बिल्कुल माहौल बड़ा गड़बड़ा जाता है। बिल्कुल। अभिषेक शर्मा के साथ पिछले मैच में ऐसा हुआ था। हालांकि अभिषेक शर्मा लगते बड़े भोले हैं, लेकिन वो बिल्कुल उनको देखकर मुझे तो वीरेंद्र सहवाग की याद आ जाती है कि वो, उनको कितना भी समझाओ, पहले दिन जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 72 रन बनाए थे, उसके बाद जब जो वीरेंद्र सहवाग ने उनसे कहा कि अभिषेक जब 70 के आसपास पहुंचो तो उसके बाद थोड़ा रुक के खेलो, क्योंकि सुनील गावस्कर ने मुझसे कहा था कि अभी आपको एहसास नहीं होगा, जब आप रिटायर्ड हो जाओगे तब आपको एहसास होगा कि काश मैंने 70-80 के बाद थोड़ा रुक के खेला होता तो वो सेंचुरी में तब्दील हो गया होता है। लेकिन उस टाइम सहवाग नहीं सुनते थे, और अभी अभिषेक शर्मा नहीं सुने। अभिषेक शर्मा कहा जी सर मैं बिल्कुल आपकी बात सुनूंगा, लेकिन अगले मैच में उन्होंने वही पारी खेली, और कल भी वही पारी खेली। तो ना तो क्योंकि अभिषेक शर्मा युवराज सिंह के चेले माने जाते हैं, युवराज सिंह अपने शॉट्स के लिए, लंबे लंबे शॉट्स के लिए माने जाते रहे हैं, अभिषेक शर्मा भी वही उसी लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं। अब उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि आगे कौन सा मैदान है। आपने देखा होगा पिछले मुकाबले में जब बांग्लादेश के साथ अब सिर्फ एक अभिषेक शर्मा का बल्ला चला था, बाकी 168 रन पे पूरी टीम आउट हो गई थी। तो अब अभिषेक कल एक आंकड़ा बिल्कुल बड़ा अच्छा आया था मनीष जी, मैं आपको बता दूं कि भारतीय टीम में की जो टोटल रन बने इस टूर्नामेंट में, उसका 38% सिर्फ अभिषेक शर्मा ने बनाया है। तो बाकी मेरा सवाल शेखर, मेरा सवाल ये आपसे है कि जी शेखर अभिषेक शर्मा वाकई में शेखर बहुत अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो कल पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि किस तरीके से जो है वो अपनी पूरी रणनीति आज रात, कल तक, जब तक मैच शुरू नहीं होता है, बिल्कुल। अभिषेक शर्मा के लिए वो रणनीति बनाने में लगे होंगे। और अगर अभिषेक शर्मा अगर खुदा ना खास्ते अगर जल्दी निपट जाते हैं, तो शायद भारत के लिए ये बड़ा क्योंकि उनका चलना, उनके बल्ले का चलना सबसे ज्यादा जरूरी लग रहा है इस पूरे एशिया कप को देखते हुए। हाँ बिल्कुल, इसीलिए अगर मैंने पिछले जब बांग्लादेश के खिलाफ भारत का मैच हुआ था, जब 168 रन पे टोटल टीम आउट हो गई थी, और 70+ रन सिर्फ अभिषेक शर्मा ने बनाए थे, तो मैंने तब भी कहा था कि जो ओपनर के बाद जो आने वाले खिलाड़ी हैं उनको भी अपनी भूमिका बखूबी निभानी पड़ेगी। मध्यम क्रम के बल्लेबाजों को अपनी, जब हमारे पास 8वें नंबर तक बल्लेबाजी की लाइन है, तो फिर हम सिर्फ ओपनर्स पे क्यों रह जाते हैं, उन पर निर्भर होके। कभी मान लिया जाए, शुभमन गिल भी दबाव में, शुभमन गिल भी मुझे लग रहा है, मैंने जो थोड़ा सा बहुत जो मैच देखा, मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा दूसरी तरफ विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसी प्रयास में जो है शुभमन गिल चलता हो जा रहे हैं पवेलियन।
अब वो मुझे लगता है कि शुभमन गिल ज्यादा टेस्ट में ज्यादा ढल गए हैं, क्योंकि टेस्ट के कैप्टन बन चुके हैं। अभी इंग्लैंड दौर से वापस आए थे और T20 का मुकाबला उनको खेलना पड़ा अभी फिलहाल, और उनको कैप्टन बनाया गया, वेस्ट इंडीज दौरे में जाने वाले हैं। तो वो थोड़ा सा टेक्निकल शॉट ज्यादा खेलने की कोशिश करते हैं। अभिषेक शर्मा की लिए कोई भी बॉल वो बाउंड्री से ऊपर उठाने की वो कोशिश करते हैं। हालांकि वो उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि वो उतना रन नहीं बना पा रहे, अभी तक उनके बल्ले से एक भी सेंचुरी नहीं निकल पाई है। ये एक अफसोस वाली बात है। शुभमन गिल को कल अपने लिए काम करना पड़ेगा इस तौर पे, और अपना जो विकेट है जल्द गंवाने से पहले शुभमन गिल का साथ देना पड़ेगा पूरा का पूरा। हालांकि जो उनकी पारी है, जो अभी बीच में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने शतकीय पारी खेली थी, उन्होंने 70, तो कल भी उनकी अगर अच्छी एक सेंचुरी, अगर शतकीय पारी अगर दोनों की जो है पार्टनरशिप पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिलती है, तो कल एक बहुत अच्छा आगे को मिल जाएगा मीडियम करके बल्लेबाज के लिए। वहीं सूर्य कुमार यादव भी उनके लिए एक बड़ी दिक्कत हो रही है कि उनके बल्ले से रन नहीं निकल पा रहे हैं। ये बड़ी अफसोसजनक बात है कि एक कैप्टन अब नजीर क्या पेश करेंगे अपने अन्य बल्लेबाजों के लिए, जब आपके बल्ले से खुद रन नहीं निकल रहे हैं। तो कल सूर्य कुमार यादव को भी आना पड़ेगा। और कल बिल्कुल भी सूर्य कुमार यादव ऐसे कोई डिसीजन ना ले, जिस तरह से आपने देखा होगा मनीष जी बिल्कुल अटपटे से डिसीजन ले रहे हैं वो। कल संजू सैमसन को मुझे लग रहा है कि फर्स्ट डाउन भेजना चाहिए और खुद को सेकंड डाउन आना चाहिए। देन फिर उसके बाद तिलक वर्मा और फिर जो आगे की जो खिलाड़ी आने वाले हैं, हार्दिक पांड्या जो भी आते हैं वो फिर आए, उसके बाद आए। लेकिन इस तरह से आना चाहिए, क्योंकि संजू सैमसन ने कल जता दिया अपने बल्ले से, जो उन्होंने इतनी बेहतरीन पारी करी, 23 गेंदों में 39 रन बनाए उन्होंने। तो वो एक बहुत बढ़िया थी। कल उन्होंने अपने हाथ बिल्कुल खोले। वो मध्यम क्रम के बल्लेबाज है ही नहीं, वो स्पिनर्स को खेलने वाले बल्लेबाज है ही नहीं। उनको आप ऊपर भेजिए, उनको आप, ठीक है आप अपने ओपनर जोड़ी नहीं तो होना चाहते, लेकिन फर्स्ट डाउन भेजिए उनको। तो कल बड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। और जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान की पूरी रणनीति अभिषेक शर्मा के इर्द गिर्द ही बुनी जाएगी, क्योंकि जिसका बल्ला चलता है उसी के लिए ही ज्यादा रणनीति बनाई जाती है। खासकर हारिस रऊफ वो ज्यादा मुझे लग रहा है घातक नजर आ रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी के मुकाबले। तो हारिस रऊफ को थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। हालांकि शाहीन अफरीदी भी बिल्कुल अपना एक बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है, सॉरी बॉलर है। तो कल उनको अच्छी से खेलना पड़ेगा। और अभिषेक शर्मा को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये सोचने की जरूरत पड़ेगी कल महामुकाबला है, और मुझे थोड़े से शॉट्स जो मारे, छक्के चौवे मारे कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो गलत बॉल आ रही है उसको छोड़ दें, या फिर उसमें अपना एक उसको बॉल को टुक कर लें। जी बिल्कुल शेखर, आपने बहुत ही विस्तार से बताया और निश्चित तौर पर मुझे भी लग रहा है कि पाकिस्तान की रणनीति अभिषेक शर्मा के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूम रही होगी। और आज और कल तक का 24 घंटे का समय है, और कल जब फिर से मैच शुरू होने के पहले आपसे चर्चा करेंगे तो बहुत कुछ सामने आ चुका होगा, खबरें क्या तैयारी चल रही हैं। और आपने विस्तार से बताया भारत श्रीलंका के मैच के बारे में और भारत पाकिस्तान के मैच के बारे में क्या होने वाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शेखर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और दर्शकों, थैंक यू। आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और यदि कोई सुझाव है तो सुझाव भी दें। और खबरें विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो द फेडरल देश के वेबसाइट पर जाकर आप तमाम खबरें भी पढ़ सकते हैं। स्पोर्ट्स से जुड़ी भी खबरें पढ़ सकते हैं जो कि शेखर द्वारा लिखी जाती है, और विस्तार से शेखर आपको बताएंगे कि किस तरीके की रणनीति जो है कल भारत पाकिस्तान के बीच देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर इस चर्चा में थैंक यू जुड़ने सो के मच। लिए। थैंक यू।